everyone, welcome to our YouTube channel. I hope you all are fine. So आज के लेक्चर वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब एनालिसिस. ओके, तो आज हम जानेंगे जॉब एनालिसिस क्या होता है, जो कि सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको लेके कुछ कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या होती है जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवैल्यूएशन एटसेट्रा. आइए हम लोग पहले जानेंगे जॉब एनालिसिस के बारे में, फिर धीरे धीरे हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में और सारे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो आइए जानते हैं जॉब एनालिसिस क्या होती है. जॉब एनालिसिस क्या है? ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. किस चीज की सिस्टमैटिक प्रोसेस? इट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब टू अंडरस्टैंड इट्स ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स. तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. किस चीज की सिस्टमैटिक प्रोसेस है? अगर कोई जॉब है, कोई पर्टिकुलर जॉब है, तो उस जॉब से रिगार्डिंग क्या ड्यूटीज हो सकते हैं, उस जॉब में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है और उस जॉब में क्या रिक्वायरमेंट होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, ये एक प्रोसेस है जो कहलाता है जॉब एनालिसिस. आइए इसको थोड़े और अच्छे तरीके से समझते हैं. जैसे जॉब एनालिसिस में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग व्हाट वर्क इज डन एंड हाउ इट इज डन एंड द स्किल्स, नॉलेज एंड क्वालिफिकेशंस नीडेड टू परफॉर्म इट इफेक्टिवली. मीन्स अगर कोई जॉब है, कोई पर्टिकुलर जॉब है, तो उस जॉब में क्या क्या करना है और कैसे करना है, पहले तो हम ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे. ठीक है, साथ ही साथ ये जानेंगे कि उस जॉब को करने में किसी एक पर्सन में कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि वो उस जॉब को इफेक्टिवली क्या कर सके, परफॉर्म कर सके. ओके, जॉब एनालिसिस में दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं. ओके, यानी ये दो चीजों से मिलके ही बना है क्या, जॉब एनालिसिस. और वो दो चीज क्या है? फर्स्ट तो है जॉब डिस्क्रिप्शन. ओके, फर्स्ट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द नेक्स्ट वन इज जॉब स्पेसिफिकेशन. पहले जानते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है. ओके, तो वर्ड सोज हियर डिस्क्रिप्शन, दैट मीन्स डिस्क्राइब करना. क्या चीज डिस्क्राइब करना? कि कोई भी जो जॉब है, उस जॉब में अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उस पर्सन की क्या टास्क होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी. ठीक है, यानी उसे क्या काम करना होगा. देन फिर स्पेसिफिकेशन में क्या जानेंगे, यानी किसी चीज की स्पेशलिटी के बारे में बोली जा रही है. तो यहाँ पे बात हो रही है जॉब स्पेसिफिकेशन की. पहले तो ये बोला गया जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या, कि उस जॉब में क्या टास्क होगा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ठीक है, अब जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या बोला जा रहा है कि उस पर्टिकुलर जॉब को या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, टास्क को करने के लिए किसी एक पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. ठीक है, ये तो हो गया कि जॉब एनालिसिस के दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. डिस्क्रिप्शन में ये जाना जाता है कि जॉब क्या है, क्या करना है जॉब में, और स्पेसिफिकेशन में उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए किसी एक पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जॉब एनालिसिस अगर कोई कंपनी करती है, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन भी होता है कि ये जॉब एनालिसिस करते कौन है, क्या जिन्हें जॉब चाहिए वो. ओके, नहीं, जॉब एनालिसिस जो है किसी भी कंपनी में मोस्टली जो है एचआर टीम करती है. ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि वो जॉब को एनालिसिस करते हैं. ठीक है, यानी उनकी कंपनी में कि कोई पोस्ट खाली है, रिक्रूटमेंट करानी है, तो पहले वो देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर जॉब है, तो उस जॉब में क्या क्या काम हो सकता है. ठीक है, और कौन सा पर्सन उसमें फिट हो सकता है, यानी उस काम को करने के लिए क्या क्या रोल्स, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. इससे कंपनी को जब जॉब एनालिसिस करती है कोई कंपनी, तो उससे फायदा क्या होता है रिक्रूटमेंट करने में. अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं बहुत टाइम से कंपनी में, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजीज अपडेट होती है, तो उस टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में. ठीक है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉयज का इवेलुएट होता है, यानी चेक भी हो जाता है कि एम्प्लॉयज जो है सही तरीके से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. और अगर नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह की उन्हें ट्रेनिंग की नीड है, तो कंपनीज फिर उसे प्रोवाइड करती है. ओके, ये सारे जो जॉब एनालिसिस है ये क्यों किए जाते हैं? ये इंश्योर करने के लिए किए जाते हैं
कि जो पर्सन जो है, यानी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो भी पर्टिकुलर जॉब है उसके लिए एक कोई परफेक्ट कैंडिडेट हो। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर बोला जाएगा टीचर की एक जॉब है, ठीक है, यानी आपको पता चला कि एक जॉब है जिसमें टीचर का रोल होगा, अगर कोई पर्सन जाएगा अप्लाई करने के लिए। ओके, तो फॉर अ टीचर्स जॉब, टीचर पोस्ट के लिए अगर जॉब है तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ एनालिसिस से पता चलता है। जैसे जॉब एनालिसिस में फॉर अ टीचर्स जॉब, जॉब एनालिसिस शोज दैट, जॉब एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ पता चला कि जो टीचर होगा उसका काम क्या होगा। ओके, जो टीचर होंगे उनका काम ये होगा टू टीचिंग, ऑब्वियसली टू टीच दी स्टूडेंट्स। ओके, ये तो सबको पता है। साथ ही साथ प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स एंड इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जॉब एनालिसिस में पहले तो ये पता चलता है कि अगर कोई पोस्ट है, कोई पर्टिकुलर जॉब है, तो उस जॉब में काम क्या करना होता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, साथ ही साथ काम तो पता चल गया। अब जो है उस काम को करने के लिए किसी पर्सन में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग जॉब की बात की जा रही है। तो दिस जॉब रिक्वायर्स, और द जॉब रिक्वायर्स क्वालिफिकेशंस लाइक अ डिग्री इन एजुकेशन, सब्जेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए उस पर्सन को। अगर वो कहीं पे कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए गए हैं तो ऑब्वियसली उन्हें उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि उन्हें बहुत सारे स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना है। तो जो पर्सन किसी टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर वो टीचिंग जॉब वाले प्रोफेशन में है, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तभी वो अपनी बात स्टूडेंट्स को समझा पाएंगे और स्टूडेंट्स की बात भी समझ पाएंगे। ओके, आइए अब हम इसे एक दूसरे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज एन अकाउंटेंट्स जॉब। अगर कोई अकाउंटेंट की जॉब है तो उसमें क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली पहले हम इसमें ये चीज़ जानेंगे कि अगर कोई अकाउंटेंट की जॉब है तो उसमें क्या काम होगा, लाइक मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स एंड हैंडलिंग टैक्सेस। ये सारे काम होते हैं जो कि अगर कोई अकाउंटेंट के पोस्ट में है तो उन्हें ये सारे काम करने होंगे। इसके अलावा भी करने होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए। ओके, अब तो ये बात होगी काम क्या करना है, लेकिन अब ये जानेंगे कि ये काम जो कर रहे हैं उस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी क्या रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। जो अकाउंटेंट है उन्हें ये नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, एक्यूरेसी की एंड अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि वो एक अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो उन्हें अटेंशन भी रहना होगा ताकि वो जो डिटेल है वो अच्छे से क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ओके ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या जानेंगे, जॉब एनालिसिस के मेन फीचर्स। पहला तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, क्या बताया कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस कैसे, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, ऑर्गेनाइज वे में होता है और इसमें स्टेप बाय स्टेप काम किए जाते हैं। जैसे पहले ही मैंने बोला कि इसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, देन फिर एनालिसिस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर जॉब है तो उसके रिगार्डिंग उस जॉब में क्या क्या काम होगा, और अगर जो पर्सन वो काम करेगा उस पर्सन के पास कैसे नॉलेज, क्या स्किल्स होनी चाहिए, उनके क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसलिए इसे सिस्टमैटिक प्रोसेस बोला गया है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्वियसली जॉब फोकस्ड। जब हम लोग जॉब एनालिसिस ही कर रहे हैं तो इसके फीचर में ये होगा क्या कि ये पूरे की पूरे जॉब पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ द जॉब, लाइक इसके टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेदर देन द पर्सन परफॉर्मिंग इट। ठीक है, मोस्टली जो है यहाँ पे पहले जाना जाएगा इसमें टास्क क्या होंगे किसी पर्टिकुलर जॉब में, ड्यूटीज क्या होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड फीचर क्या है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑब्वियसली टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी अपडेट होती है। ठीक है, मेथड्स चेंज हो जाते हैं, काम करने के तरीके बदल जाते हैं। तो अगर हम जो है जॉब को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे काम क्या है, ठीक है, और टाइम चेंज हो रहा है तो काम के मेथड भी बदलते हैं, और अगर मेथड चेंज हो रहे हैं तो जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे हैं
उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। ये पता कैसे चलेगा? उस जॉब को एनालिसिस करने में, कि अगर कोई पर्टिकुलर जॉब है तो उसमें काम क्या है और जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन और स्किल्स होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। ऑब्वियसली जॉब एनालिसिस कर रही है कंपनी तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव मोटिव तो होगा ही। मोटिव क्या है? कि it aims to provide reliable information for HR functions. HR functions like recruitment, training, performance appraisal and compensation, जो कि मैंने पहले फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो जॉब एनालिसिस है कौन सी टीम की तरफ से किया जाता है? किसी भी कंपनी की HR डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है, और ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है कि HR टीम को इससे क्या हेल्प मिलता है? रिक्रूटमेंट करने में, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में, परफॉर्मेंस अप्रेजल करने में और कॉम्पनसेशन वगैरह में, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जानेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज इट कलेक्ट्स टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि पहले ही डिस्कस कर लिया गया है। पहला क्या? जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा जॉब स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन में क्या? ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क क्या होंगे, और स्पेसिफिकेशन में वही स्किल्स और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होते हैं किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज इट इज अ फाउंडेशन फॉर HRM फंक्शंस। ऑब्वियसली अगर जॉब एनालिसिस हो रही है तो ये HRM के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए फाउंडेशन का काम करती है, ठीक है। बिकॉज इट सर्व एज ए बेसिस फॉर HR एक्टिविटीज such as staffing, training, job evaluation and career planning. The next one is it involves multiple sources. Obviously अगर एनालिसिस किया जा रहा है, किसी चीज को एकदम डिटेल में चेक किया जा रहा है, तो इसमें मल्टीपल सोर्सेज तो इन्वॉल्व होंगे ही, तभी तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होंगे। इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड फ्रॉम, और इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर होते हैं, कहाँ से इकट्ठे होते हैं? एम्प्लॉयज के थ्रू, सुपरवाइजर्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशन करके, क्वेश्चनियर फिल करवा के और वर्क डायरीज टू इंश्योर एक्यूरेसी, ठीक है। छोटी चीज को भी एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज लगते हैं, तो ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर जॉब को एनालिसिस करने का काम हो रहा है तो ऑब्वियसली मल्टीपल सोर्सेज तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। साथ ही साथ क्या बोला गया है? जो जॉब एनालिसिस है वो डायनामिक नेचर का है। ऑब्वियसली ये डायनामिक नेचर का है, रिजिड नेचर का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जॉब एनालिसिस है इट अडेप्ट्स टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। मैंने पहले ही बोला था कि टाइम टू टाइम जो है क्या होता है? टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, ठीक है, वर्क मेथड बदलते हैं, तो ऑब्वियसली जब जॉब एनालिसिस जो डायनामिक नेचर करेगा तभी ना वो टाइम टू टाइम अडेप्ट करेगा किसको? चेंजेस को। हो तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि जॉब एनालिसिस क्या है। तो बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना जानना है कि क्या जॉब है और उस जॉब को जो पर्सन करेगा उस पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, दैट्स ऑल। बट एग्ज़ाम में इतने 2 वर्ड्स में तो आंसर होंगे नहीं, तो आपको इस चीज़ में को डिटेल में जानने की ज़रूरत है, और अच्छे से अगर आप मीनिंग समझ जाओगे देन फिर आंसर लिख लोगे खुद से ही। ओके, so that's all for today. Thank you.